हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं सीपीसी में सेक्शन 122 के बारे में बताऊंगा और ये प्री एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। जो मेंस एग्ज़ाम का होगा उसके बारे में भी मैं आपसे बताता रहूँगा। देखो, धारा 122 में उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऐसे उच्च न्यायालय जो आयुक्त के न्यायालय नहीं है, वहाँ पर जो है उच्च न्यायालय अपने लिए, अपनी प्रक्रिया के लिए और लोअर कोर्ट की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकते हैं। लेकिन ऐसे नियम जो है यहाँ जो सेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। आप आर्डर में, अनुसूची में नियम बना सकते हो, लेकिन धाराओं में किसी प्रकार का उनसे विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आयुक्त के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, वो सेक्शन 125 के अंतर्गत जो है नियम बना सकते हैं। वहाँ भी नियम बनाने की शक्ति दी गई है। उसके बाद जो है मिसलेनियस पार्ट आता है, सेक्शन 132 से शुरू होता है कि कुछ स्त्रियों को पर्सनल अपीयरेंस से कोर्ट में छूट दी गई है। जो रूढ़ी और प्रथा के अनुसार जो प्रदानशील महिलाएं हैं, वे न्यायालय में उनको जो है पैरवी करने से छूट दी गई है। लेकिन संहिता में सेक्शन 56 के अंतर्गत जो है जो मनी रिकवरी सूट है उसमें महिलाओं को गिरफ्तार करने से छूट दी गई है। उसके सिवाय, यानी कि धन मनी रिकवरी डिग्री के सिवाय अन्यथा डिग्रियों में महिलाओं को निष्पादन की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 133 में अन्य व्यक्तियों को छूट के बारे में बताया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा स्पीकर हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, संघ के मंत्री हैं, राज्य में विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के सभापति हैं और विधानसभा मंत्री हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और भूतपूर्व राजा हैं। उनको भी यहाँ पर कोर्ट में अगर उनके अगेंस्ट कोई सूट चल रहा है उसमें जो है पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई है और उनकी जो साक्ष्य लिया जाएगा वो कमीशन के माध्यम से लिया जाता है। इसी प्रकार से सेक्शन 135 में न्यायाधीश को, मजिस्ट्रेट को या न्यायिक अधिकारी को जब वह न्यायालय को जा रहा हो, वहाँ पर बैठा हो न्यायालय में या वहाँ से आ रहा हो, तो डिग्री के निष्पादन में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन 135A के अंतर्गत जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, उनको भी सत्र शुरू होने के 40 दिन के भीतर, सत्र के दौरान और सत्र समाप्त होने के 40 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनको भी प्रिविलेज दिया गया है यहाँ पर डिग्री के निष्पादन में। उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण मामला है वो है धारा 142 का, कि न्यायालय के जो भी आदेश होंगे या सूचनाएं होंगी वे सब लिखित में होनी चाहिए, मौखिक में कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट का जो भी आदेश हैं या सूचनाएं हैं वे लिखित में होंगी, चाहे समनोवाद, रोवादी आदि कुछ भी हो। सेक्शन 144 है जो कि मेंस का प्रश्न है। यहाँ प्रत्यस्थापना के लिए आवेदन करना पड़ता है। अब प्रत्यस्थापना कैसे की जाएगी उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। सेक्शन 144 प्रत्यस्थापना, यानी कि रेस्टिट्यूशन। इसमें होता क्या है कि लोअर कोर्ट ने कोई डिग्री या आदेश पारित कर दिया और उस डिग्री या आदेश के अनुसरण में दूसरे पक्षकार को यहां संपत्ति पर कब्जा दे दिया गया या संपत्ति प्रदान कर दी गई और ऐसी डिग्री या आदेश अपील में या रिवीजन में या अन्य कार्रवाई में उलट दी गई है। तो जब उलट देगी और उस संपत्ति जो हकदार व्यक्ति है उससे संपत्ति जो दूसरे व्यक्ति को चलेगी, तो उसको वापस लेना, उसी को प्रत्यस्थापना यानी कि रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि ए ने एक्स प्रॉपर्टी के लिए बी पर सूट कर दिया, ये कहा कि एक्स संपत्ति जो है जिस पर कि बी का कब्जा है, ये संपत्ति का मालिक मैं हूं, और यहां पर न्यायालय ने डिग्री ए के पक्ष में कर दी
और बी के अगेंस्ट कर दी। बी जो है यहां अपील में गया, अपील में गया और अपील में इस डिग्री को सेटिसाइड कर दिया गया। ठीक है जी। अब जब सेटिसाइड कर दिया गया, बी जो है यहां लोअर कोर्ट के समक्ष, लोअर कोर्ट में यानी कि लोअर कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन, उसके समझ सेक्शन 144 का एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि इस संपत्ति का कब्जा इससे छीन के इसको प्रदान कर दिया गया। अब इस संपत्ति को ये व्यक्ति वापस पाना चाहता है, क्योंकि न्यायालय की डिग्री जो है सेटिस्फाइड हो चुकी है, अपास हो चुकी है। न्यायालय ने गलत निर्णय दिया था एक ही पक्ष में, तो ये एप्लीकेशन देके जो है यहाँ न्यायालय क्या करेगा, इस संपत्ति को जो एक्स संपत्ति है ए के कब्जे से हटाकर इसको जो है इसको प्रदान कर देगा। इसको ही रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लो ए ने एक्स प्रॉपर्टी के लिए बी पर सूट फाइल किया और बी पर फर्जी तामील होगी, एक्स पार्टी डिग्री होगी, डिग्री पारित कर देगी। अब एक्स पार्टी डिग्री पारित कर देगी, कब्जा जो है बी से छूट कर ए के पक्ष में आएगा। अब बी ने पता लगा जो मामला गड़बड़ होगा, मेरे ये कब्जा मुझसे कैसे छिन गया, तो वहां बी जो है यहां आदेश 9 रूल 13, क्योंकि एक्स पार्टी डिग्री है, उसको अपास्त करने के लिए आवेदन करेगा। अब जैसे ही यहां डिग्री एक्स पार्टी डिग्री सेटिस्फाइड हो जाती है, सेटिस्फाइड होने के पश्चात जो है अब ये व्यक्ति यानी कि बी व्यक्ति जिससे कब्जा छिन गया, सेक्शन 144 का एप्लीकेशन जो है उस कोर्ट में मूव करेगा और रेस्टिट्यूशन का प्रयोग करेगा। ये होती है रेस्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये बात है कि ये सेक्शन 144 की एप्लीकेशन जो है कितने दिन में डलनी चाहिए कोर्ट में। देखो, लिमिटेशन एक्ट की आर्टिकल 136 है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि डिग्री का निष्पादन और रेस्टिट्यूशन का ये निष्पादन ये एक ही चीज होती है, इसीलिए इनके लिए 12 वर्ष का समय है। डिग्री का निष्पादन कितने वर्ष में हो सके? 12 वर्ष में, क्योंकि ये डिग्री भरी जाती है। सेक्शन 22 में सेक्शन 144 का जो आदेश है उसके भीतर किसी प्रश्न का उदाहरण है तो वह डिग्री है। 22 में बताया गया इसके बारे में, तो डिग्री है। डिग्री का निष्पादन कितने दिन में किया जाएगा? आर्टिकल 136 में जो है 12 वर्ष का समय बताया गया। उसमें 12 वर्ष के अंदर अंदर यहाँ पर रेस्टिट्यूशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया सकता है। डिग्री है, ठीक है भाई। उसके बाद आपका आता है केवियट। सेक्शन 148A में केवियट के बारे में बताया गया। ये 148 करो पहले समय का बढ़ा जाना। न्यायालय इसी मामले में जो समय बढ़ा होगा वो 30 दिन तक बढ़ा सकता है। उसके बाद 148 ये है, इसमें केवियट के बारे में बताया गया। अगर कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को यह प्रत्याशा है कि मेरे विरुद्ध कोई वाद दाखिल कर सकता है, अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, तो वह व्यक्ति जो है उस न्यायालय में जहां की उस और एक पक्षीय कोई आदेश प्राप्त कर सकता है, तो वह व्यक्ति उस न्यायालय में केवियट दाखिल कर सकता है और उसकी सूचना जो है बजरिया रजिस्टर्ड डाक से उस पक्षकार को जाएगी जिससे कि प्रत्याशा है कि वो वाद कर सकता है, अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। उसको जो रजिस्टर्ड डाक से सूचना जाती है कोर्ट के माध्यम से, या अपने माध्यम से भेज सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी रजिस्ट्री जो है कोर्ट में लगानी पड़ती है, जिससे कि यह साबित किया जा सके कि दूसरे पक्षकार जिससे कि प्रत्याशा है वाद, अपील या रिवीजन की, उसके पास जो है हमने डाक से ये केवियट भेज दी है। और केवियट का जो टाइम होता है, यानी केवियट कब तक क्या नाम एग्जिस्टेंस में रहेगी, वो है 90 दिन। उसके बाद में 149 में यह बताया गया है कि न्यायालय की फीस की प्रतिपूर्ति करना। हमने वाद डाला 2012 में और उस पर जो है इशूज फाइल हुए के मूल्यांकन कम किया गया है 2015 में, और 2015 में जो है मूल्यांकन कम पाया गया और उस पर जो है कोर्ट फीस मूल्यांकन बढ़ाया गया और कोर्ट फीस कम अदा की गई थी, उसकी पूर्ति हुई है। तो अगर हमने 2015 में उस कोर्ट फीस को अदा कर दिया तो ये माना जाएगा हमने 2012 में ही उसकी प्रतिपूर्ति कर दी है।
151 है, इनहेरेंट पावर होती है। देखो भाई, लेजिस्लेचर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए और वर्तमान समस्याओं को देखते हुए कानून का निर्माण करती है। भविष्य में समय और परिस्थितियां बदलती है, जब परिस्थितियां बदलती है तो कानून भी बदलाव निश्चित है। तो हर दिन या हर वर्ष जो है कानून तो नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर इनहेरेंट पावर के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर सीपीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि वर्तमान जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसका निर्धारण किया जा सके, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं किस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हम उस विवाद का समाधान करें। तो यहाँ पर सिविल न्यायालयों को सेक्शन 151 के अंतर्गत ये अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है, इनहेरेंट पावर प्रदान की गई है। और यहाँ पर न्यायालय जो है इन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग जो है साम्य न्याय और सद्विवेक के आधार पर करते हैं। सेक्शन 152 बताया गया है कि अगर न्यायालय ने कोई निर्णय या डिग्री या आदेश पारित कर दिया और उसमें जो है कोई गणितीय या लिपिकीय या आकस्मिक भूल या त्रुटि होगी तो उसको जो है डिग्री या निर्णय या आदेश पारित करने के बाद न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है। क्योंकि ऑर्डर 20 रूल 3 ये कहता है कि एक बार न्यायाधीश द्वारा जजमेंट पर सिग्नेचर करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा सिवाय सेक्शन 152 या ऑर्डर 47 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है 152 के अंदर निर्णय, डिग्री या आदेशों में संशोधन की बात की गई है। लेकिन कौन संशोधन? कोई गणितीय या लिपिकीय की त्रुटि हो या आकस्मिक भूल या कोई त्रुटि हो, उसको ही ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 153 है, इसमें यह बताया गया संशोधन करने की साधारण शक्ति है। न्यायालय किसी भी स्टेज पर कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किसी भी त्रुटि या गलती को सही कर सकता है, उसको ठीक करने की, संशोधन करने की पावर दी गई है। सेक्शन 153A के अंतर्गत यह पावर दी गई है, मान लो लोअर कोर्ट ने एक डिग्री या निर्णय पारित किया और उसको अपील में चैलेंज किया गया है और अपील न्यायालय ने उस डिग्री में को अपास्त कर दिया या उसमें से आंशिक रूप से पास्त किया या निर्णय को किया, तो उसमें जो है संशोधन किया जाता है 153A के अंतर्गत। तो 153A के अंतर्गत संशोधन जो है यहाँ पर जहाँ अपील संक्षिप्त खारिज की जाती है, पूर्णतः नहीं, संक्षिप्त खारिज की जाती है, वहाँ डिग्री आदेश को संशोधन करने की जो शक्ति है वो न्यायालय को है। 153B में बताया गया विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना, यानी कि जहां सिविल न्यायालय ट्रायल करते हैं उसको जो ओपन कोर्ट समझा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है जो महत्वपूर्ण प्री और मेंस एग्जाम के लिए सेक्शंस हैं उनके बारे में सब बता दिया। अब कल की वीडियो में मैं आपसे निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद वो नहीं बताया अभी तक, और समरी ट्रायल के बारे में नहीं बताया गया है। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ छूटी है कल की वीडियो में बता दूँगा। धन्यवाद।